नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। एक उदास दिन मैंने लगभग तय कर लिया था कि अब लाइव नहीं करूंगा, क्योंकि लाइव करने की दो तीन दिक्कतें हैं। एक तो आप जैसे तमाम दोस्त यूट्यूब पे आना नहीं चाहते। फेसबुक यूट्यूब से ज़्यादा ही सेंसर करता है, ब्लॉक करता रहता है। पर चूंकि एक उदास दिन है, बहुत दुखद दिन है। आज हमारे तीन बहादुर जवानों ने अपनी जान दी है, शहादत दी है। मैसिव एस्केलेशन है। सबसे पहले 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर पहली बार चली गोली में मारे गए कर्नल संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार, हवलदार पलानी जो तमिलनाडु के थे, और सिपाही ओझा जो झारखंड के थे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आई पे माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू देम। मुझे नहीं पता कि मतलब क्या चल रहा है, बट ये बात है जो हम लोग लगातार वार्न कर रहे थे, लगातार आप लोगों को कह रहे थे कि देखें। मतलब शीतल पी सिंह भैया के साथ एक लंबा इंटरव्यू किया था मैंने सत्या हिंदी के लिए, जिनमें जर्मनी सच्चाइयाँ बताने की कोशिश की थी। हमारे मीडिया में क्या चल रहा था, अगर मैं आपको पहले दो तीन बातें पहले बताऊं। कल 6 जून को एक टॉप ऑफिसर्स लेवल, कमांडिंग ऑफिसर्स लेवल बात हुई थी, जिसमें हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल गए थे, लेकिन उनकी तरफ से एक रैंक नीचे का ब्रिगेडियर जनरल आया था। वो क्यों हुआ, वो सब पे लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने सवाल उठाया था। अभी वो सब छोड़ देते हैं। मई से ही ये एग्रेशन चल रहा है। इट इज गोइंग ऑन सिंस मई। जैसे पुलवामा में एब्जेक्ट इंटेलिजेंस फेल्योर था, पूरी डेफिनेट अवंतीपुरा लोकेशन के साथ साथ ये सूचना थी कि चीन पाकिस्तान प्लान कर रहा है एक मेजर टेरर अटैक का, और उसके बावजूद हमला रोकना तो छोड़िए, सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट तक नहीं किया गया था। तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहूँगा। 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर एक भी सैनिक नहीं मरा है। 1967 में जब नाथू-ला और होला पे चीन ने एग्रेशन किया था, 62 में हार के ठीक 5 साल बाद, तो भारत ने उनको जिस तरह से खदेड़ा था वो दुनिया याद रखती है। और जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ओवरऑल जो डेथ्स थी वो भारत की तरफ से 40 हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और चीन का जो रेंज है वो 400 से 4000 तक है। अगर आप अमेरिकन मतलब जो रिपोर्ट्स हैं जो सीआईए की, जिनको एक हाइट माना जाता है इन मामलों पे कि वो असफल रहे हों सफल रहे हों, लेकिन डेटा उनका काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है बाद में, जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जो बाद में लीक किया, जो 20 साल बाद 25 साल बाद डिक्लासीफाई होता है, उसमें ये रेंज है 400 से 4000। उसके बाद 1975 में एक बार चीन ने एम्बुश किया हुलांगला में शायद, और हमारे असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए। उसके बाद से आज तक भारत चीन सीमा पे गोली नहीं चली थी। आज जाके चली। हमारे 3 बहादुर जवान, एक कर्नल रैंक का अधिकारी का शहीद होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुखद बात है। और उससे दुखद बात है, अगर आप देखें, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान दिए, ठीक किया है, उसका काम है देना। लेकिन कल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को उनकी आत्महत्या से मृत्यु के तुरंत बाद श्रद्धांजलि देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब करीब 24 घंटे बाद भी हमारे बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी। रक्षा मंत्री ने हमारे बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी। गृह मंत्री ने हमारे बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके अर्थ और निहितार्थ आप निकालें। सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देना बिल्कुल सही था, जरूरी था, मेंटल हेल्थ पे बात करना जरूरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सेना के नाम पे, सैनिकों की लाशों के नाम पे वोट मांग के सत्ता में आए हो, और जब फिर से सैनिक शहीद हो आपकी निगहबानी में, तो आप मुंह तक ना खोलें। खैर, मैं लगातार इस मुद्दे पे बात करता रहा हूँ, कई सारे वीडियो कर चुका हूँ, सत्य हिंदी के लिए एक इंटरव्यू कर चुका हूँ, फेसबुक पर भी लिखता रहा हूँ लगातार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी कट शॉर्ट करते हैं।
पहले तो मैं सबसे पहले वजह बताऊं कि जो चीन का अचानक एग्रेशन है वो क्यों है। उसका जो इमीडिएट कारण है वो भारत की तरफ से जो चीन खुल के कहता है कि जम्मू कश्मीर में भारत ने जो संवैधानिक स्थिति बदली, उसके बाद उसको अपने मित्र पाकिस्तान और अपनी सीमा की संप्रभुता की चिंता है। ये बकवास है, ये झूठ। भारत अपने हिस्सों में क्या कर रहा है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगस्त 2019 was the time when Article 370 was scrapped। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 अगस्त में हटाया था और ये जो घुसपैठ है और कब्जा करना है ये मई में है। ये क्यों है? मैं फिर से बोलूँगा, आप इस सरकार की जो हॉकिश नीतियाँ हैं, हार्डवर्क के नाम पे जो खुराफातें हैं, जो बेवकूफ़ियाँ हैं, एक दिन अचानक जम्मू कश्मीर रेडियो ने अपने मौसम के हाल में पाक अधिकृत कश्मीर के मौसम के शहरों का मौसम बताना शुरू किया। आज गिलगित में बर्फ़ गिरेगी कि नहीं, ये बात अप्रैल के अंत की। आज बाल्टिस्तान में बर्फ़ गिरेगी कि नहीं, आज मुजफ्फराबाद में बर्फ़ गिरेगी कि नहीं। और इसको लेके मतलब पूरी दुनिया में एक खलबली मची। मतलब जितने भी जो डेमोक्रेटिक और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स को वॉच करने वाले लोग हैं वो ये सारी बातें समझते हैं, तुरंत उस पर उनकी नज़र जाती है। अब भारत का पाक अधिकृत कश्मीर का मौसम बताना और तुरंत भाजपा की आईटी सेल का शुरू हो जाना कि अब तो हम पीओके लेने जा रहे हैं। बिल्कुल लीजिए, हमारा हिस्सा है, हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन तैयारी तो करनी चाहिए थी। आपको इसके निहितार्थ तो पता चलने चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर से होके जाता है सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक भी बहुत लोग कहते हैं, मैं हमेशा से सीपीईसी कहता आया, तो कोशिश करूंगा सीपेक कहने की। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पे चीन ने खरबों बिलियन डॉलर का निवेश किया है। आप मौसम बता रहे थे, मुझे अच्छा लगेगा आप आज पीओके ले लें, आप आज अक्साई चीन वापस ले लें, लेकिन ले लेने की बात करना, ले लेने के इशारे करना, आईटी सेल की खबरें चलाना बिहार चुनाव के लिए, ये एक बात, और ले लेने की क्षमता होना ये बहुत दूसरी बात। तो जो ना मूर्खता भरा जो दुस्साहसवाद है कि सामने वाली सरकार को आप मतलब पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अभी मैं उस पर आऊँगा कि आज की डेट में भारत और चीन दोनों की जीडीपी और दोनों का डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है, अभी उस पर आता हूँ कि वो 1949 में 62 में कितना था, 49 में कितना था, 87 में कितना था और अब कितना है। और गलती किससे कहाँ हुई? ये 72 साल वालों से हुई कि 87 के बाद हुई, जिसके बाद कांग्रेस सत्ता में 87 से 13 और 20 33 साल हो गए। इन 33 सालों में कांग्रेस सत्ता में कितने साल रही और भाजपा कितने साल रही, अभी गिनते हैं, अभी जोड़ते हैं, और बाकी कितने साल रहे वो जोड़ते हैं। तो ये पहली बात। बट इससे भी जो बड़ी बात, जो बहुत बड़ी बात, ब्रह्मा चेलानी ने, जो भारत के निस्संदेह सबसे अच्छे डिफेंस एनालिस्ट में से एक हैं, उन्होंने जापान टाइम्स के लिए एक एडिटोरियल लिखा था, लीड आर्टिकल लिखा था, एडिटोरियल। आप वो आर्टिकल पढ़िए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चीन का जितना तुष्टीकरण किया है उतना भारत की इसके पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। इस पे आप लगातार आंकड़े देख रहे होंगे कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कितनी बार चीन गया। राजीव गांधी एक बार गए थे, मनमोहन सिंह एक भी बार नहीं गया था, मोदी मुख्यमंत्री रहते 4 बार गए और प्रधानमंत्री रहते 5, मतलब कुल 9 बार। तो ये आदमी चीन गया है 9 टाइम्स। अभी महामल्लपुरम में जिनपिंग को जिनपिंग को बैठाए और उनका मास्क पहनाए, 20,000 लोगों को उनके सामने बैठाए, साल नहीं गुजरा है। मतलब किस किस्म की डिप्लोमेसी है आपकी? आप पठानकोट बिना बुलाए नवाज शरीफ की पार्टी में चले जाते हैं, लौटते हुए कहीं से, और बदले में तुरंत आपके आते ना आते पठानकोट पे हमला हो जाता है। भारत के किसी सैन्य बेस पे, मुख्यालय पे पहला हमला 72 साल में। आप चीन मतलब वुहान चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, शियान चले जाते हैं, टेराकोटा में मूर्तियों में फोटो खिंचवाते हैं। आप यहाँ पे साबरमती किनारे जिनपिंग को झूला झुलाते हैं। आप महामल्लपुरम में उनको मंदिर के अंदर बैठ के, मतलब ठीक है वो फंक्शनिंग मंदिर नहीं है लेकिन है तो मंदिर,
वहाँ पे आप उनको बीफ खिलाते हैं और पोर्क खिलाते हैं, और चीन मई से हमारी सीमाओं में घुस के कब्जा करके बैठ जाता है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जो भाजपा यूज करती रही है शब्द और गलत करती रही है, सच्चर कमेटी ने वो सारे भ्रम तोड़ दिए। तो ब्रह्मा चेलानी के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं। आई एम नॉट सेइंग दिस, ब्रह्मा चेलानी इज सेइंग दिस, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट्स ऑफ दिस कंट्री टुडे, कि मोदीज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट ऑफ चाइना हैज एम्बोल्डेंड चाइना, कि भारत की हैसियत नहीं है कि वो उनसे लड़ सके। मनमोहन सिंह को आप कमजोर कहते हैं, उनके राज में डोकलाम में घुसने की हिम्मत नहीं की। मैं जानता हूं भक्तों का दुष्प्रचार, भक्त अभी बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में 62,000 स्क्वायर किलोमीटर चुरा लिया, नेहरू के बाद की बात कर रहा हूं मैं, या 42,000, मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर मुझे याद नहीं। पर मेरे दो सवाल हैं कि अगर वाजपेयी जो 7.5-8 साल प्रधानमंत्री थे वो नहीं भी छीन पाए, तो अगर चीन ने कांग्रेस के राज में हमारी जमीनें चुराई थी तो मोदी वो जमीन वापस नहीं ले सकते थे तो ना लेते। चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने की, उसको दावत देने की, उसके मुखौटे पहनने की क्या जरूरत थी? ये सवाल सारे लोगों से। आज श्रद्धांजलि नहीं देना छोटी बात। जो ये दूसरा जो बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत साफ साफ आप बिना किसी तैयारी के पाक अधिकृत कश्मीर का मौसम बताने लगेंगे, जहां से अक्साई चीन पास है। मुझे लग रहा था, मतलब उस टाइम मुझे लग रहा था कि इनकी क्या तैयारी है, मतलब रफाल वगैरह क्या मतलब आ गया इनके पास। इज द गवर्नमेंट प्लानिंग एन ऑफेंसिव? मेरा युद्ध में कभी कोई विश्वास नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर मतलब किसी देश की सरकार युद्ध में जाती है तो उसके सारे नागरिकों को साथ होना चाहिए। अगर बात हमारी जमीन की है तो, मतलब अगर भारत नेपाल पे जबरिया हमला कर दे तो मैं भारत के साथ नहीं। युद्ध भी केवल एक स्तर तक ही सही हो सकते हैं अगर उनके पीछे एक मोरल रीजन हो। कोई तिहाड़ जेल भेजा गया अपराधी, उगाही के आरोप का अपराधी, भारत नेपाल की सेना गिनने लगे और भारत के किसी तानाशाह को समझ में आ जाए कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, हम नेपाल पे हमला कर सकते हैं, वो कर दे तो मैं उस हमले के खिलाफ हूंगा, ये कहने में मुझे कोई शक शुबा नहीं। टू बिगिन विथ, नो कट शॉर्ट, तो मैं आपको 3 रीजन बता रहा हूं। सबसे पहले कि मोदी सरकार ने चीन का जितना तुष्टीकरण किया उतना बीते 73 साल में इस देश में किसी ने नहीं किया, वो नेहरू ने भी नहीं, जिन पे पंचशील के आरोप लगते हैं। दूसरा, जितनी बार मोदी चीन गए उतनी बार इस देश का कोई ऐसा आदमी जो चीन में काम ना कर रहा हो, नौकरी ना कर रहा हो, नहीं गया होगा। मुझे लगता है चीन में भारत का एम्बेसडर भी इतनी बार चीन नहीं गया होगा, 9 बार। वो एक बार जाता होगा तो 1 साल रहता होगा, फिर दूसरे साल जाता होगा, जितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए। लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री जी की हाकिश बयानबाजी भी थी, चीन को लाल लाल आंखें दिखाओ। तो आप कितनी बार जाएंगे, कितना अपीच करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो हॉकिज्म है वो उनको पता है, वो उनको याद है। फिर आप बिना तैयारी के जम्मू कश्मीर में आपने जब स्थिति आल्टर की, चीन बहाना कर रहा है। मैं आपको सीधे बताऊं, चीन जो कारण बता रहा है, राजा गोपाल का मैंने लेख देखा था, किस अखबार में मैं भूल गया, शायद वो एक्सप्रेस में ही ज़्यादा लिखते हैं, एक्सप्रेस में होगा, कि चीन लगातार दावा कर रहा है कि मतलब चीन को भारत प्रवोक कर रहा है, और ये प्रोवोकेशन शुरू हुआ जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बदलने से। लेकिन ये कोई कारण नहीं। डोकलाम जम्मू कश्मीर के बहुत पहले हुआ था, जब चीन ने मसल फ्लेक्स की थी, और आपने उनको जवाब देने की जगह आप पीछे हट गए थे अंततः, और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो इंटैक्ट खड़ा है। उसके जवाब में आपने दौलत बेग रोड बनाई और वो दौलत बेग ओल्डी वापस शुरू किया, ये ठीक बात है, इसमें मैं कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आपने तैयारी से किया या नहीं किया? आपने एक शॉर्टकट रास्ता बनाया जिससे हमारी रसद जल्दी पहुंच सके, लेकिन क्या वो रसद और रोड अब काम आ रही है? अब तो उस रोड के ऊपर आके बैठ के अच्छी। तो एक हॉकिज्म, जहां पे आप मसल फ्लेक्सिंग बहुत कर रहे हैं, आप ललकार बहुत रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन तैयारी आपकी कोई नहीं, जमीन पे आपकी तैयारी कोई नहीं। आपकी जो सारी मसल फ्लेक्सिंग है वो देश में चुनाव जीतने के लिए, वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इससे कुछ होता नहीं। फिर से ब्रह्मा चलानी, और इस मसल फ्लेक्सिंग के साथ आप अपीजमेंट भी कर रहे हैं, आप चीन से व्यापार भी बढ़ा रहे हैं।
कल उसी रात, जिस रात हमारा कर्नल शहीद हुआ, 2 जवान शहीद हुए, फरीदाबाद में देश की राजधानी के हिस्से में सड़क बनाने का ठेका चीन की कंपनी को मिला, शंघाई लिमिटेड समथिंग समथिंग। आज जो चीन की जो सबसे बड़ी मोटर कंपनी है, उसने $1.3 बिलियन का करार किया है महाराष्ट्र में एक प्लांट में कारें बनाने का। आज अभी हमारे शहीदों का खून सूखा नहीं। भक्त रोज कॉल करते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करो। चीन के सामान भारत में आते कैसे? ये 1985 का भारत नहीं है जब चीन के सामान और बाकी दुनिया के भी सामान नेपाल के रास्ते भारत में आ जाते थे, क्योंकि बॉर्डर खुला था। चीन का कोई सामान नेपाल के रास्ते नहीं आता। चीन के सारे सामान भारत सरकार के नियंत्रण वाले जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, शिपयार्ड्स हैं, सॉरी नॉट शिपयार्ड्स, जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, जो हवाई अड्डे हैं, उनसे आते हैं। आप रोक दीजिए ना। आज मैं देख रहा था मालिनी अवस्थी जी ने, मतलब बढ़िया गीतकार हैं, जब तक मतलब बात खाली भोजपुरी अवधी गाने की आए उसके बाद उनके अंदर कोई रेंज नहीं है, लेकिन बड़ा ललकार के उन्होंने बोला कि मतलब चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। मैंने नीचे देखा, ट्विटर पर और फेसबुक दोनों पर उन्होंने लिखा है। ट्विटर पर नीचे लिखा है ट्वीटेड फ्रॉम एंड्रॉयड। मैं पूछना चाहता हूं, आपका एंड्रॉयड फोन जो है वो कौन सा है? असेंबल तो सैमसंग भी चाइना में होता है। क्या बहिष्कार कर रहे हैं आप? जब मोदी सत्ता में आए थे तो भारतीय फोन कंपनियां जो भारत में बना रही थीं, या कम से कम जिनको एक मोटा मुनाफा मिल रहा था भारत में असेंबल करने का, जैसे नाम ही भूलने लगा मैं, स्पाइस, और वो कौन सा था, लावा, और वो सबसे फेमस, अब तो वो दिखता ही नहीं, अरे वो कौन सा फोन था जो बहुत फेमस था, भारतीय कंपनी, माइक्रोमैक्स। इनका भारतीय मार्केट में शेयर 70% था। आज की डेट में चीनी फोनों का भारत की मार्केट में जो शेयर है वो 80%। 2014 से स्थिति जो बदली हुआ बता रहा हूं, उसके पहले की नहीं। क्या बहिष्कार कर रहे हैं आप? भाजपा में सत्ता में रहते हुए पुणे में मेट्रो का ठेका चीन की कंपनी को देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चीन में बनती है, असेंबल यहां होती है। आप रोक दीजिए ना व्यापार। ये रोज बहिष्कार के मतलब बकवास क्यों? अगर भारत में चीन का सामान आएगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? दीजिए आप देशभक्त के लिए इतनी कुर्बानी, लेकिन नहीं, तब तो आप कहते हैं कि आपके खून में व्यापार। खैर, कटिंग दैट पार्ट शॉर्ट, अब मैं आपको फिर से एक बार बहुत छोटा समराइज कर रहा हूं कि चीन के इस अचानक एग्रेशन का कारण क्या है। चीन की इस अचानक एकदम उग्र नीति का कारण क्या है? पहला कारण, चीन झूठ बोल रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने से, संवैधानिक स्थिति बदलने से चीन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दिक्कत होती तो वो आज नहीं करता। ये अगस्त 2019 में हमने जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली है, और वो मई का इंतजार नहीं करता। मई में मूवमेंट आसान होता है, और मतलब चूंकि बर्फ पिघल रही होती है, जितनी जो घुसपैठ वगैरह होती है, वो जो टेररिस्ट वगैरह करते हैं वो मई में ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड आर्मीज होती हैं वो तब मूव करना चाहती हैं जब आपको सामने वाले को खबर ना हो। वो जब बर्फ पड़ रही थी तब कर रहे होते। उनके पास जो मतलब बर्फ वाली टुकड़ियां हैं वो हमसे ज्यादा हैं, सब कुछ हमसे ज्यादा है, वो छोड़ दीजिए। दिक्कत इससे नहीं थी, दिक्कत आपके लगातार प्रोवोकेशन से थी, आपके बिना तैयारी के पाक अधिकृत कश्मीर के मौसम का हाल बताने लगने की थी, जिसमें आपने उनको मतलब दिखाया कि मतलब आपने बेसिकली, आपकी जो ये पोस्चरिंग थी ये देश में भक्तों के लिए थी। बिहार चुनाव में दिखाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, कर तो आप उनके लिए रहे थे। इसके साथ जब चीन ने एनालाइज किया होगा कि ये आदमी तो इतना तुष्टीकरण करता है, ये तो रोज बुलाता रहता है, ये तो मतलब जब देखो बिना बुलाए चला आता है। हमारे यहाँ एक बहुत सेक्सिस्ट कहावत है, और जितने भी लोग होंगे वो मेरे ख्याल से पूरे ही भारत में होंगी, कि जो दामाद ससुराल बहुत जाए वो दरअसल यूजलेस होता है। बुलाए बुलाए जाए तब तो ठीक है, लेकिन मतलब रोज पहुंचा रहे तो इसका मतलब उसके पास असल में कोई काम वाम है नहीं, वो निकम्मा है।
और ये एनालॉजी मुझे समझ में आती, बहुत ठीक से समझ में आती है, बहुत ढंग से समझ में आती है। तो पहला कारण आपने पीओके पाक अधिकृत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मौसम बताया, एंड दस यू प्रोवोक देम इनटू थिंकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अपीज आपने पहले से बहुत करके रखा था। और तीसरा बहुत बड़ा कारण, मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से भारत ने अपने आप को अलाई किया है अमेरिका के साथ, जिस तरह से भारत लगातार अमेरिका के साथ गया है डिप्लोमेसी में। मैं एक दिन देख रहा था, ये बात मैं पहले लिख चुका था, लेकिन इस बात को बहुत अच्छे ढंग से पूछा प्रकाश केरे ने, जेएनयू के मेरे मित्र हैं, बहुत अजीज हैं, बहुत करीबी हैं। ये बात मैं पहले बहुत बार लिख चुका था, लेकिन मुझे कमाल लगा उनका पूछना, उनका जो अंदाज था, कि मैंने इस बात को पूरा डिप्लोमेटिकली 2 पैराग्राफ में समझाया था। आप में से तमाम लोगों को वो पोस्ट याद होगी, लेकिन उन्होंने एक लाइन में पूछा कि ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है वो, और एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये कमजोर होती हैं तो फायदा किसका है? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, if both of them weakened, who gets benefited in this still mostly unipolar world, जिसमें चाइना कंटेंडर है, इट्स नॉट इक्वल। यूएस मोनोपोली को चुनौती दे रहा है चाइना, लेकिन वो अभी तक इक्वल नहीं है। ही इज अ वर्दी कंटेंडर, दैट्स ओके। और आप लगातार एससीओ और ब्रिक्स की जगह ट्रंप का गेम खेल रहे हैं। फिर से एक छोटी बात करता हूं, ट्रंप ने कहा वो G7 को एक्सपैंड करेगा और भारत, ब्राजील जैसे देशों को भी बुलाएगा। ठीक है, अच्छी बात। कहीं भी, मतलब दुनिया के किसी भी फोरम में अगर भारत की स्थिति बढ़ती है, अब ये भारत, ब्राजील और फलाने को, मतलब ये मुझे क्लबिंग अच्छी नहीं लगती, बट दैट्स ओके। इफ यू आर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ G7, दैट्स फाइन। But why did this idea occur to you only after US-China trade war? कि ट्रंप को ये ख्याल अपने कार्यकाल के अंतिम साल में क्यों आया? हाउडी मोदी जब आप कर रहे थे, उस साल वाली G7 की मीटिंग में आप भारत को क्यों नहीं बुला रहे थे? ये ख्याल आपको केवल तब क्यों आया जब चाइना से आपका ट्रेड वॉर बार बार युद्ध तक की स्थिति पे जाने को दिखता रहता है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत खतरनाक चीज। आपको अगर मैं ये बताऊं कि आज नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बॉर्डर पे जो उनका लाइजनिंग ऑफिस है, लाइजनिंग ऑफिस जहां पे बातचीत होती है, वो उड़ा दिया। आप में से कितने लोगों को ये पता है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दीज 2 इंसिडेंट्स, चाइना फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स ऑन इंडियन बॉर्डर और नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया का वो उड़ा देना, क्या ये अनरिलेटेड है? क्या नॉर्थ कोरिया चीन की शह के बिना कुछ भी कर सकता है? ये चीन इतने सारे मोर्चे एक साथ कैसे खोल रहा है? हांगकांग जहां मैं बैठा हूं अभी, वो सिक्योरिटी बिल तो लेके आया ही। सिक्योरिटी बिल पर जब हांगकांग की लोकल लीडरशिप ने, जो प्रो चाइना है, ये कहने की कोशिश की कि हम जो सारा ट्रायल है वो यहीं पे होगा, चाइना का बयान आ गया। उसको पता है एस्केलेट होगा, इसके बाद फिर प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन उसने कहा कि रेयर केसेस में चाइना रिजर्व्स द राइट टू ट्राई people accused of endangering Chinese security in Hong Kong. I'm talking about Hong Kong citizens, Hong Kong residents in China. तो जब यहां की सरकार डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, झूठ बोल के ही सही, तो चाइना उसको डिफ्यूज नहीं करने दे रहा है, जबकि वो जानता है कि इसके बाद 6 महीने, अगले 6 महीने भी हांगकांग उसी तरह जल सकता है जैसे बीते साल के 6 महीने कोविड के पहले जला था। कोविड ने बचा लिया हांगकांग को बहुत बड़े स्तर पर, इस बात में किसी को कोई शक नहीं। तो चाइना यहां भी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। चाइना ने मैं भूल गया अभी, ये बहुत शानदार आर्टिकल था किसी का। बेसिकली चाइना ने जो साउथ चाइना सी था
उसको अपना मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट बना लिया है। दे डोंट लेट यूएस कैरियर्स पेट्रोल द एरिया एनीमोर। तो जब आपने 370 उत्तर हटाया, तो जब पीओके का आपने हाल बताना शुरू किया, तो मुझे लगा था कि मतलब आपकी शायद कोई तैयारी हो, मतलब आपसे तो खैर क्या भी लगना ही है। तो जो प्रोवोकेशंस थे वो ये थे। G7 का जो चारा है, जो बेट है, क्या है कि डिप्लोमेसी गले पड़ जाने और गले पकड़ लेने से नहीं चलती। जिस ट्रंप को आप हाउडी मोदी करवाते हैं, वो धमकी भी दे देता है आपको, जिसका आप केम छो ट्रंप, और उसके बाद ये समझ के कि मतलब चुनाव गुजरात नहीं बिहार में है, फिर आप उसको नमस्ते ट्रंप में बदलते हैं और भारत को मतलब कोविड की इतनी बड़ी सौगात देते हैं। वो भी धमका देता है कि अगर हाइड्रोक्स वाट एवर, बहुत डिफिकल्ट नाम है, मलेरिया वाली दवा नहीं दी तो देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये दोस्तों की भाषा नहीं। दोस्त हद सैयद कहते हैं वह समझो तब तुम अगली बार। वो ये नहीं कहते हैं कि भुगतो गब्बे जान लेना, बट किया। खैर, तो यहां से वो बिल्डअप शुरू हुआ जब चाइना को ये लगा कि हमारे इरादे क्या हैं क्या नहीं है, और उसको हंसी भी आई कि नहीं आई पता नहीं। अब मैं जरा आपको एक डेटा दे देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। 1975 में आखिरी बार जो गोली चली थी भारत और चीन के बीच, उसके बाद जाके मतलब 87 तक में मतलब उसके बाद से कोई गोली नहीं चली। लेकिन फिर राजीव गांधी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अरे यार तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। हाँ, तो मतलब 1987 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और ये कोशिश की कि भारत और भारत और चीन के संबंध सुधरें, कम से कम गोलियां तो ना चलें। और बस एक सेकंड में वो डेटा जहां मैंने रखा था, बस एक सेकंड मुझे दें आप। तो हाँ, तो 1987 में जब पहली बार राजीव गांधी जी गए वहां पे, बिना वो तो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, लेकिन बोलना जरा मुश्किल। 1987 में अगर भारत और 88 में समझौता हुआ, उस समझौते के बाद की बातें तो खैर मैं बताऊंगा ही। तब इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 1988 में, वो था 297 बिलियन यूएसडी और अमेरिका का 312 बिलियन यूएसडी। भारत का 297 बिलियन, उनका 312 बिलियन, मतलब हमसे केवल 3 और 12 15 बिलियन डॉलर ज्यादा था, 1% भी नहीं। आज की डेट और जो उनकी डिफेंस मतलब स्पेंडिंग थी तब वो 10.6 बिलियन पर ईयर थी, हमारी 10.6 बिलियन यूएस डॉलर पर साल, और उनकी थी 11.4, मतलब हमसे केवल 0.8 बिलियन डॉलर ज्यादा, केवल 0.8। आज की स्थिति क्या है? मतलब तब भारत से चाइना दोनों हिस्सों में 1% भी आगे नहीं था। 297 के सामने 312 और 10.6 बिलियन डिफेंस स्पेंडिंग के सामने 11.4। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है जब चाइना का जीडीपी है 13.6 ट्रिलियन डॉलर, और अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि 2022 तक भारत को 5 टन, वो ट्रिलियन बोना चाहते हैं, इकोनॉमी बनाएंगे। मतलब अभी भी हम 5 ट्रिलियन नहीं है, अभी भी हम 3 ट्रिलियन भी नहीं है। हमने एक बार 2 ट्रिलियन पार किया था अभी हाल में। डॉलर के मुकाबले भारत अभी 76 पे कराह रहा है। पहले इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा भी गिर जाती थी, अब शायद नहीं गिरती। हमारी जो है वो 2.7 ट्रिलियन, जब $1 यूज टू बी 68 रुपीज, तब हमारी 2.7 ट्रिलियन थी। चाइना की अब 13.6 है, करीब करीब 6 गुना, 1% से बढ़ के करीब करीब 6 गुना। ये 88 के बाद के 12 + 20 32 साल का बदलाव।
इस 32 साल में 6 साल ये भाजपा सरकार रह चुकी अभी वाली, इसके पहले 2 साल 89-90 में भाजपा समर्थित सरकार थी बीपी सिंह की, तो 6-2-8 हुए, और वाजपेयी भी करीब करीब 8 साल पीएम रहे, तो 8 और 8 16 हुए। तो 32 साल में 16 साल में 14 भाजपा की सरकार रही है, या भाजपा नेतृत्व वाली या भाजपा समर्थित, बराबर बराबर। अगर आप किसी एक पर दोष देना डालें तो मटेरियल वाली जो बात कर रहा हूं, मतलब चाइना का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, अब अगर मैं फिर से याद दिलाऊं कि 88 में भारत का 10.6 बिलियन डॉलर था और चाइना का 11.4, मतलब हमसे 0.8 बिलियन ज्यादा था, 0.8 बिलियन, दैट्स इट। अभी 2018 में चाइना का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो था 261.1 बिलियन, 261.1 बिलियन, सब यूएस डॉलर में। हमारा था 71.1 बिलियन, मतलब हमसे 4 गुना ज्यादा अब उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर। मैं मान सकता हूं कांग्रेस जिम्मेदार है 16 साल के लिए, पर ये जो बाकी के 16 साल हैं जिसमें 8 सीधे वाजपेयी के हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार? तो when you are actually not comparable to China in muscle flexing anymore, but you do, and you know that, and that's why you keep on going to China as CM and then as PM. You keep on going to China, वहां से बिजनेस सारा करना है, but you send a very contrary message. वो एकदम उल्टा मैसेज आप देखते हैं, सीधा सीधा उल्टा, कि मतलब हम तो चाइना को आज जमीन दोज कर देंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे, चीनी सैनिक पिकनिक मनाने आ जाते हैं। तो ये दोनों मैसेजिंग एक साथ चलती नहीं डिप्लोमेसी में। खैर, कट शॉर्ट, इसकी वजह से हुए एग्रेशन के बाद हुई 6 जून को मिलिट्री मीटिंग, टॉप कमांडर लेवल मीटिंग, जिसमें चाइना ने जो अपना ब्रिगेडियर जनरल भेजा वो हमारी तरफ के रिप्रेजेंटेटिव से 1 रैंक कम था। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका भी बहुत महत्व होता है। यू टॉक टू योर इक्वल, यू डोंट नेगोशिएट विद समवन जूनियर। ये बात तो इलाहाबाद, बनारस जैसी जगहों के रह के कि दोनों बात कर सकते हैं कि सीनियर से मतलब जब आप बात करेंगे तो कैसे करेंगे, जूनियर से बात करेंगे तो कैसे करेंगे। खैर, 6 जून की उस बातचीत के आप वो देखिए कि 6 जून की उस बातचीत के बाद एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने कहा कि बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई, दोनों पक्ष सहमत हैं और बहुत इनकरेजिंग है, बहुत ये है, बहुत वो है। अगर आप याद करें तो उसी शाम मैंने याद दिलाया था, आप में से जिन लोगों को याद हो, उसी शाम मैंने याद दिलाया था कि मीटिंग खत्म होते ना होते चाइना ने हाई अल्टीट्यूड वार मनूवर किया, हजारों सैनिकों को एंड दैट टू पैराट्रूपर्स को एक बड़ी दूरी पे स्थानांतरित करने का मनूवर किया, मिलिट्री एक्सरसाइज की, सैन्य अभ्यास किया। वो सैन्य अभ्यास किसके लिए और आप कर क्या रहे थे? वर यू इवन वॉचिंग that what they are doing? They were doing military exercises. What were we doing? Our home minister was addressing poll rally for Bihar on 72,000 LEDs all manufactured in China. वो क्या कर रहे थे? वो वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम चुनावी भाषण दे रहे थे 72,000 LEDs पे, जो सारी की सारी चीन में बनी हुई थी। प्राथमिकताएं समझ में आती हैं। लेकिन उस मीटिंग में एक और जो बहुत बड़ी बात थी, जो डिफेंस एक्सपर्ट अजय शुक्ला हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया, ब्रह्मा चलानी ने भी किया, लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया। आज का भारत तो वो बहुत कमाल भारत है कि जहां पे एच एस पनाग, वॉर वेटरन जिन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं, जो डेकोरेटेड हैं, जिन्होंने गोली खाई है, नेतृत्व किया है अपने ब्रिगेड्स का सीधे युद्ध में,
वो भी अगर सच बोलें तो देश के दुश्मन होते हैं, और दीपक चौरसिया और तिहाड़ी चौधरी उगाही के आरोप में जेल भेजा गया, और अर्नब गोस्वामी ये देशभक्त हैं। ये बताएंगे, ये जनरल पनाग को बताएंगे कि मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होती है। ये लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा को बताएंगे कि मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होती है। मतलब क्या, कुछ भी इन लोगों ने बताया कि, और सबने बताया। और चीन का मतलब, जब भी कोई इस तरह की, आप एक बात देखें, आज को फिर ये बताना भूल गया था, सॉरी, लाइव्स की ये भी दिक्कत होती थी मेरे साथ, इसलिए भी लाइव बंद किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब की वजह से नहीं किया। आप लोग यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ये देशहित का मुद्दा है इसलिए कर दे रहा हूं। बाकी आपसे मिलूंगा वहीं। अभी एक तो अस्थाई भी रहता है, तुरंत मिल भी जाता है किस मुद्दे पे क्या बोला है। खैर, इन सारे लोगों ने बोला कि चाइना हैड फ्लैटली रिफ्यूज्ड, आई रिपीट, फ्लैटली रिफ्यूज टू डिस्कस पेनांगतो शो और गलगांव, ये दोनों पे उसने बात करने से इनकार कर दिया। मतलब उसने सुनी ही नहीं हमारी बात। दे जस्ट रिफ्यूज टू लिसन टू अस। और हम क्या बोलते रहे? हम बोलते रहे कि नहीं, बहुत इंकरेजिंग है, बात आगे बढ़ रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से आगे बढ़ रही है। उसके बाद हमारे मतलब लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग से भी बहादुर सुधीर चौधरी ने तो मतलब बाकायदा डीएनए किया। क्या डीएनए किया? चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से सारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप के इकलौते हैं, इसलिए उनमें लड़ने का मनोबल ही नहीं। 2000 के नोट में जो चिप लगवाई थी, उसमें से चिप गायब हुआ था। अभी वो जो चीन के सैनिकों का मनोबल गायब किया था, उसमें मनोबल मिल गया। तो 1 माइनस 1 प्लस अब उनका हो गया 0। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे लोगों से आप, उसका भी नाम मैं भूल रहा हूं, प्रिंट में एक वो बेवकूफ है डिफेंस एक्सपर्ट, मतलब वो लगातार अपने नक्शे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, बार बार एक बात छोड़ रहा है कि चीन की सेना जो फिंगर 2 पे रहती थी, वो फिंगर 4 पे इंट्रेंचमेंट्स बना के बैठी हुई है। दे हैव ब्लडी बिल्ट इंट्रेंचमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमें गश्त नहीं करने दे रहे हैं। दे आर नॉट अलाउइंग अस टू पेट्रोल। हु विल रेज दैट अप? और हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है कि सब चंगा सी, चीन के सैनिक भाग निकले, पीछे हटा चीन, भारत की दहाड़, पीछे हटा चीन। क्या है मियां कि लद्दाख में जंगल नहीं है, शेर नहीं होते। चंद्रभूषण 20 जवानों के शहीद होने की खबर तो मुझे नहीं है, लेकिन 34 के गायब होने की खबर है। और पीएलए के ऐसे बयानों की अपुष्ट खबर है कि क्लिप से फेंक देंगे, चट्टान से फेंक देंगे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले नहीं हैं, मतलब मैं उनके बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। पराक्रमी हैं, परम महाबली हैं, मतलब वो बोलें। अभी तो 3 ही खोए हैं, मतलब ईश्वर बाकियों को सुरक्षित रखे। खैर, तो इसका मतलब साफ है कि 6 जून से लेकर के 20 जून, 16 जून तक हमसे लगातार झूठ बोला जा रहा था। ये झूठ क्यों बोला जा रहा था, किसके लिए बोला जा रहा था, ये समझने की जरूरत आपको है। पर अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इंडियन आर्मी का आज जो पहला बयान आया, उसमें इंडियन आर्मी ने साफ कहा कि कल पेट्रोलिंग पोजीशन 15 पे 16 बिहार की रेजिमेंट के साथ भिड़ंत हुई। और पहले तो शांतिपूर्ण ढंग से हुई, लेकिन जब लोग लौटने लगे हमारे कर्नल साहब, तब हमला किया, जिस पे सिपाहियों ने रिटेलिएट किया। 4-5 घंटे तक भिड़ंत चलती रही, और जिसमें हमारे मतलब उसके बाद कर्नल और 2 सिपाही शहीद हुए। इस पहली मतलब जो इंडियन आर्मी का पहला जो ऑफिशियल बयान था, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था कि चीन की तरफ से भी कोई मरा है। चीन की सरकार ने जो अपनी विज्ञप्ति जारी की, उसमें भी चीन ने कोई कैजुअल्टी नहीं बताई है, लेकिन
थोड़ी देर बाद पहले ये बयान जी न्यूज पे आया और तमाम सारे चैनल्स पे आया कि चीन की तरफ भी लोग मारे गए। फिर भारत के एक पोर्टल का हवाला देके ग्लोबल टाइम्स ने उठाया, जो चीन का ही माउथ पीस है, बेसिकली गवर्नमेंट का नहीं लेकिन पार्टी का माउथ पीस। पीपुल्स डेली ही उसको छापता है, जिन्हुआ नहीं, जो सरकारी एजेंसी है, जो पार्टी के पेपर्स हैं। उसने कहा कि भारतीय एक पोर्टल के हवाले से पता है कि हमारे 5 मरे हैं, 11 घायल। भारतीय मतलब जो न्यूज मीडिया ले उड़ा, वाह वाह हमने 5 मारे हैं, उन्होंने 3 मारे हैं, हमने 5 मारे। अबे बेहूदों, जिस सीमा पे 45 साल से हमारा एक नहीं मरा था, उस पे हमारे कर्नल सहित 2 लोगों का पीट पीट के कर दिया जाना, दिस इज फकिंग लिंचिंग, यू गेट दैट? वही लिंचिंग जिसको तुम सपोर्ट करते हो, पत्थरों से कूट के मार दिया जाना। उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से मिलोगे कि हमने 3 मारे हैं तो हमारे 3 मरे हैं तो हमने भी 5 मारे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि ये चीन की सरकार का ऑफिशियल बयान नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, जिसने ज्यादा मारे, चीन एकदम चुप है अभी भी। चीन ने यह भी नहीं कहा कि हमने मारे, उसने बोला वायलेंट क्लैश। डिप्लोमेसी क्या होती है? कारगिल वार में हम सब जानते हैं कि जो घुसी थी वो पाकिस्तानी सेना थी। पाकिस्तान ने कभी माना दुनिया में? कभी? अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी बहुत कमाल की बात कि भारत के अंदर जो बीते 50 साल में केवल 2 घुसपैठ करने की हिम्मत हुई है किसी देश की, उन दोनों देशों ने, एक ने मोदी के राज में की है, एक ने वाजपेयी के राज में की है। भारत में कांग्रेस ही नहीं, चंद्रशेखर तक के राज में किसी ने घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं की, जो 50 सांसदों की पार्टी का नेता था। बात करते हैं 56 इंच की। भारत चीन की सीमा पे भारत का कोई जवान 1975 के बाद नहीं शहीद हुआ, चाहे जनता पार्टी का शासन हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल का हो, चाहे किसी का हो। जब शहीद हुआ तो मोदी के राज में हुआ। बात करते हैं। खैर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या होता है, अब भी हमारा पूरा मीडिया बता रहा है कि हमने ज्यादा मारे, हमने ज्यादा मारे। ब्लडी स्काउंड्रेल्स, नीचों नीच याद तो आया होगा कुछ। ये समझ में आता है कि अगर हमने ज्यादा मारे हैं तो एग्रेसर कौन है, तो हमलावर कौन है? ज्यादा कौन मारेगा? अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट है तो ज्यादा वो मारेगा जिसके पास हाथ ज्यादा हो। तो अगर हमने ज्यादा मारे हैं तो दुनिया को आप क्या बता रहे हैं कि हमला हमने किया था, स्टेटस को हमने बदला है। चीन ये बोल भी रहा है, चीन बार बार बोल रहा है कि हमारी प्रोवोकेशन है। जब मैंने पहली न्यूज ब्रेक की थी, अब टाइमलाइन मिलाइएगा, सबसे पहले ब्रेक करने वालों से मैं ही हूं। और इसलिए नहीं कि मतलब मैं कोई बहुत, मेरे कोई सोर्सेस हैं, इसलिए क्योंकि मतलब मैं एजेंसीज को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे दोस्त भी हैं जो बताते रहते हैं, जो मीडिया वगैरह में हैं, जो स्पेशल इस तरह की बीट्स देखते हैं। जब मैंने शाम को आपको करीब 7 बजे बताया कि दोबारा, 7 बजे नहीं 6 बजे, कि दोबारा चीन ने क्लेम किया है, मैं देख रहा हूँ कुछ मित्र बता रहे हैं कि 20 और सैनिकों की शहादत की खबर आज तक चला रहा है। अगर वो सही है तो भयावह है, अगर वो सही है तो भयावह है। लेकिन मैंने 6:30 बजे शाम को, 6 बजे शाम को दरअसल भारतीय समय से बता दिया था कि चीन ने फिर से भारत द्वारा एग्रेशन का दावा किया है। तो जितनी बार आप ये बता रहे हैं ना कि हमने ज्यादा मारे, उतनी बार आप किसको मदद कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिएगा। इसके बाद बस यही कहना है कि डिप्लोमेसी हार्ड वर्क की नहीं, शार्प माइंड की चीज। हम लोगों के यहाँ मतलब जैसे हमारे दादा बहुत बहादुर थे, कहानी याद है ना? क्या किए? शेर से लड़ गए, हुआ क्या? शेर चीर फाड़ के खा डाला। इसका यह मतलब नहीं है कि आप शेर से लड़ नहीं सकते। दुनिया का पूरा इतिहास ही 2 हाथ पांव वाले आदमी जो असल में अपने हाथ पांव से
शेर की कौन कहे कुत्ता मारने में उसके पसीने छूट जाएं, कुत्ता उसको मार दे, उसके उस इंसान द्वारा शेर को मारने का, शेर के शिकार का इतिहास है। कैसे? आपने कभी सुना है कि कोई शिकारी उस शेर से कुश्ती लड़के उसको मारा हो? तो संघियों, भक्तों, आईटी सेल वालों, हार्डवर्क से मोदियापा हो सकता है, न डिप्लोमेसी चल सकती है, न देश अर्थव्यवस्था का जो किए हो वो किए ही हो। मुझे लेकिन एक बात का बड़ा सुकून है, आई डोंट बिलीव इन फैटलिज्म, भाग्यवाद में कोई विश्वास नहीं मेरा, लेकिन नेहरू पे जितने, मतलब नेहरू पे एक ही तोहमत है चीन से हारने की, नेहरू पे एक दूसरी झूठी तोहमत है पार्टीशन और उतने बड़े विस्थापन की। मोदी मजदूरों का विस्थापन लॉकडाउन से कमा चुके। हमने देखा है कि आजाद भारत में कैसे कितने मजदूर, कम से कम 700 मजदूर भूख से, इससे उससे मर गए। पार्टीशन की यादें ताजा हुई उस पलायन से, उस डिस्प्लेसमेंट से जो मोदी के बिना दिमाग के हार्डवर्क वाले लॉकडाउन से था, जिसमें उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने दूसरे लॉकडाउन के बाद प्रदेशों से बात करनी शुरू की। जो काम डीएम को करना था, क्योंकि मामला जमीन का था, कौन कहां है, वो पीएम वहां से कर रहा था, क्योंकि उसकी आदत है सेठ रामदेव और वकीलों से बात करने की। तो पलायन आपने बराबर कर दिया। और ये जो सीमा पे खून बह रहा है, जवाहरलाल नेहरू के कुर्ते पे यही एक दाग था। गुजरात की तरह नहीं था कि अपने नागरिकों को मरवा डाला। ये दाग था कि मतलब नहीं समझ पाए चीन को। वैसे उसमें भी बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें भी जनसंघियों की बड़ी भूमिका है, एग्रेसिव पुश फॉरवर्ड और ये की बड़ी भूमिका, पर वो कभी बाद में लंबी बात। अभी ये कि चीन ने नंगा कर दिया है इनके राष्ट्रवाद के पूरे झूठ को। जब कोई राजीव प्रताप रूडी जाके बोलता है टाइम्स नाउ पे कि पाकिस्तान और चीन अलग अलग मामला है, तो किस ड्रैगन को लाल लाल आंख दिखा रहे थे बे? किसको पिकनिक बता रहे थे? अगर अलग अलग मामला है तो किसके उस पे मसल फुला रहे थे? इसी के साथ मैं दुआ करता हूं, जो कुछ साथियों ने 20 और साथियों सैनिकों के शहीद होने की खबर बताई है वो गलत निकले। ना गलत निकले तो जिस मोदी ने अभी तक कर्नल को भी श्रद्धांजलि नहीं दी है, वो आपसे बोलेगा कि पेनांग त्से के शहीदों के नाम पे वोट दे दो, दे दीजिएगा जाके। इस देश से अब और कोई बहुत उम्मीद बची भी नहीं। ये हमारे अगर 20 सच में शहीद हुए हैं तो 23 नहीं तो 3 शहीदों की जान की कीमत, खून की कीमत भाजपा वोट मांगेगी, दे दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। मतलब बहुत बार समाजों को जागने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जर्मनी वो देश है जिसने इतने बड़े विश्व युद्ध का वो जो इकलौता कारण बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कितने करोड़ लोग मारे गए। जर्मनी वो देश है जिसने सीरियन क्राइसिस के बाद, जब ट्रंप भी बकवास कर रहा है, तब उसने कहा कि नहीं, हम इतने सारे शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं। जर्मनी ने ये बहुत बड़ी कीमत चुका के सीखा है। हम सब बचे रहें, हम सब सुरक्षित रहें, लेकिन अगर सीखने की कीमत यही है तो ये भी सही। सारे शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। उम्मीद कि और कोई शहीद ना हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेना में हैं, छोटे भाई हैं जो सेना में हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जिनके पति सेना में हैं, जो खुद सेना में नहीं है। जब भी कभी तनाव की बात होती है उनसे धीरे से पूछ लेता हूँ, ठीक हो? जवाब बहुत सारे मिलते हैं। पर युद्ध क्या होता है वो ड्राइंग रूम में बैठ के देखना बड़ा आसान है, झालर ना खरीदने की बात करके कर देना बड़ा आसान है। फिर 3
अपने सैनिकों को लिंच करके मार दिए जाने के, पीट पीट के मार दिए जाने के दिन केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का नेशनल हाईवे का ठेका चीन की कंपनी को 1126 करोड़ रुपए का ठेका उसी दिन दे दिए जाने की बात भी बहुत आम है। शुभ तो क्या है इस रात्रि में, पर फिर कभी मिलते हैं। लाइव पे कम ही मिलूंगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है समराइज, बहुत बार साझा करता रहा हूँ, फॉलो करें। ज़्यादातर बातें वहीं होंगी, तैयारी हो जाती है और थोड़े अच्छे ढंग से हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। फिर मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये 20 और शहादतों की बात झूठी हो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।